फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपना क्लास 11th अकाउंट्स का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, लेसन नंबर हमारा 4th है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि लेखांकन का क्या आधार है और इसकी क्या प्रोसेस है। तो लेखांकन की प्रोसेस मतलब एक सिस्टम वाइज जो है हम लेखांकन का कार्य करते हैं, तो वो कार्य किस प्रकार से होता है कि क्या प्रक्रिया है, आज वही पढ़ेंगे। तो हमारी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग है, फर्स्ट है लेन देनों की पहचान। यानी कि सबसे पहले देखिए हम अब जो भी फर्म ने या कंपनी ने जो भी लेन देन किए हैं, ठीक है, उनकी पहचान करेंगे कि वो किस तरह के लेन देन है, क्या वो मौद्रिक लेन देन है या नहीं। क्योंकि हमें पता है कि हम लेखांकन में सिर्फ उन्हीं घटनाओं को लिखते हैं जो किसमें हुई है, मुद्रा में। इनकी मुद्रा में उनका लेन देन हुआ है, या फिर हम उनको मुद्रा में काउंट कर सकते हैं, उनकी वैल्यू मुद्रा में निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हीं घटनाओं की पहचान करेंगे जो मुद्रा से जुड़ी हुई है। और ना सिर्फ मुद्रा से जुड़ा होना, इसके लिए जरूरी है कि जो लेन देन हुए हैं उसके हमारे पास उसके प्रमाण भी हो। ठीक है, हमारे पास प्रूफ भी हो कि हाँ ये लेन देन एक्चुअल में हुआ है, जैसे कोई बिल हो या कोई रसीद हो। तो जरूरी है सबसे पहले पहचान और उसकी सत्यता भी परखना, उसका प्रूफ भी जांचना कि हाँ ये लेन देन एक्चुअल में हुआ है। सेकंड है प्रमाणक तैयार करना, इनकी वाउचर, कि जो भी लेन देन हुए हैं उसके लिए हमारे पास एक डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो साबित कर सके उस लेन देन को। तो हर एक फर्म का, अगर छोटी फर्म है तो उसके जो भी लेन देन से दूसरी साइड से कोई भी बिल मिलेगा, इनवॉइस मिलेगा, ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट मिलेगा, वो इसको रख सकती है। बड़ी फर्में क्या करती हैं, बड़ी फर्में अपना खुद का भी क्या करते हैं, वाउचर तैयार कराते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हुआ ना, क्या कई दुकान वाले जो बड़ी बड़े शोरूम होते हैं उनके जो है अपने बिल होते हैं अपने नाम से। लेकिन वैसे एक सब्जी वाले अगर हमारे गली में है तो उसका कोई अपने नाम का वाउचर नहीं होगा उसके पास। तो कोई बात नहीं, मेन है कि कुछ ना कुछ उसके पास प्रूफ होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही बड़ी जो फर्में होती हैं वो अपने नाम से ही अपने वाउचर जो है प्रिंट करवा लेती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है जो भी लेन देन हो उसके प्रमाणक उनके पास होने चाहिए, बिल के रूप में, रसीद के रूप में, बीजक के रूप में, किसी भी रूप में उनके पास वो सत्यता को साबित करने के लिए कुछ प्रमाणकों का होना जरूरी है। थर्ड प्रोसेस है प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में लेखा करना। यहाँ पे क्या है कि जैसे हमने लेन देनों को पहचान लिया, उनकी सत्यता भी प्रूफ हो गई, हाँ ये वास्तव में हुए हैं लेन देन। तो अब बात आती है कि उनको लिखने की। तो सबसे पहले हम, जैसे हमने फर्स्ट लेसन में भी किया था, कि जो भी लेन देन होते हैं उनको हम सबसे पहले किस में लिखते हैं, हमारी जो प्रारंभिक पुस्तक होती है। और वो प्रारंभिक पुस्तक का हमें पता है उसका नाम होता है रोजना मच्चा जर्नल। तो सबसे पहले हम जो भी हमारे लेन देन हुए हैं उनको सबसे पहले हम जर्नल में लिखेंगे। अगर एक छोटा व्यवसाय है तो सारे लेन देन हम जर्नल में लिख देंगे। लेकिन एक बड़ा व्यवसाय है तो उसके लिए, जैसे फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था, अगर एक बड़ा व्यवसाय है तो हमारे पास क्या होती हैं, सब्सिडरी बुक्स होती हैं, सहायक भैया होती हैं। जैसे परचेज बुक की थी, ठीक है, उधार में कोई भी सामान खरीदा है तो उसके लिए परचेज बुक में लिखेंगे। उधार में कोई भी सामान बेचा है तो सेल्स बुक में लिखेंगे। अगर बेचा हुआ सामान वापिस आ जाता है तो सेल्स रिटर्न। मतलब कि अगर छोटा व्यवसाय है तो वो एक ही बुक रखेगा जर्नल, अगर बड़ा व्यवसाय है तो वो हर एक लेन देन के लिए अलग अलग बुक से मेंटेन करेगा। ठीक है, तो प्रारंभिक प्रविष्टि की पुस्तकों में हमने डाटा को एंटर कर दिया। नेक्स्ट प्रोसेस आती है खाता बही में खतौनी करना। खाता बही में खतौनी करना, खाता बही क्या कि देखिए हमने यहाँ पे लिख दिया जो भी लेन देन हुआ उसका जर्नल में हमने डेट वाइज लिख दिया, कि जैसे 2 तारीख को हमने मोहन से कुछ खरीदा, 3 तारीख को हमने श्याम को कुछ बेच दिया, तो यहाँ पे इकट्ठा। अब बात आती है खाता बही की। खाता बही में क्या करते हैं कि हम जो एक जैसे नेचर के होते हैं, ठीक है, एक ही घटना से जुड़े हुए जो लेन देन है उनको एक ही जगह पे लिखना। जैसे कि मोहन का हम अलग से खाता बना देंगे जिसमें क्या होगा, सिर्फ मोहन से जुड़े हुए लेन देन ही हम यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही एक अलग से
एक अलग से यूं लगा लो कि अलग से एक पेज निकाल लेंगे, जिस पेज के ऊपर सिर्फ श्याम से जुड़ी हुई लेन देनों को लिखेंगे। उसी तरह से परचेज से जो भी उधार में सामान खरीदा है, वो चाहे मोहन के, सोहन के, किसी के भी साथ हो, वो उधार का सामान है, तो उधार के सामान के का रिकॉर्ड हम एक अलग जगह रखेंगे। तो हर एक जैसे नेचर के हर एक लेन देन को एक अलग जगह पर लिखना ही क्या कहलाता है, खाता बही। तो हमने यहाँ पे एक जैसी घटनाओं को इकट्ठा कर लिया और उनको अलग अलग अपने अपने जगह पे लिख दिया। नेक्स्ट प्रोसेस आती है ट्रायल बैलेंस या और फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना, वित्तीय विवरण तैयार करना। अब यहाँ पे लिख दिया। अब हम बनाएंगे अपनी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस यानी कि तलपट सूची, ठीक है। तलपट में हम क्या करेंगे, देखिए मोहन के लेन देन से हमारे पास या तो डेबिट का बैलेंस आया होगा या क्रेडिट का, मतलब या तो फर्म को मोहन को पैसे देने होंगे या फिर फर्म को मोहन से पैसे लेने हैं। इनकी एक बैलेंस तो हुआ मोहन का निकल के आया होगा कि या तो भाई मोहन से पैसे हमने लेने हैं या हमने मोहन को देने हैं, कुछ ना कुछ तो जरूर रिजल्ट निकल के आया होगा। ऐसे ही जब श्याम का सारा रिकॉर्ड एक जगह पे हमने लिखा तो एंड में हमारा कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकल के आया होगा कि श्याम को हमने पैसे देने हैं या हमने लेने हैं। तो ऐसे ही हर एक रिकॉर्ड से, हर एक जो है खाते से हमारे पास एक बैलेंस निकल के आएगा। उसी बैलेंस को हम जो है एक अलग जगह पर लिख देंगे। हर एक खाते के बैलेंस को हम एक और अलग जगह पे लिखते हैं, जिसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस या तलपट। उसमें क्या होता है कि उसमें तलपट में हमारे दो साइड्स होंगी, ठीक है। ट्रायल बैलेंस में हमारी दो होंगे, एक डेबिट बैलेंस का और एक क्रेडिट का। तो एंड में हमारा इनका बैलेंस इक्वल आना चाहिए। तो इसका मतलब अगर हमारा इक्वल आएगा तो यानी कि हमने खाता बही में हर एक की अच्छे से एंट्री करी है, हर एक का जोड़ घटा अच्छे से किया है। अगर यहाँ पे मैच नहीं मिल रहा तो इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की है, ठीक है। तो ट्रायल बैलेंस होता हमारी मैथमेटिकल प्रूफ को जांचने के लिए, मैथमेटिकल सत्यता को जांचने के लिए कि हमने जो हमारे प्लस माइनस जोड़ घटा है वो क्या सही करके आए हैं या नहीं आए हैं। जैसे आप लोग आंसर को वेरीफाई करते हैं, ठीक है, उत्तर की पड़ताल करते हैं, तो वैसे ही ट्रायल बैलेंस होता है कि जो भी हमारे लेन देन अभी तक करे हैं क्या वो हमने सही किए हैं या नहीं। तो ये हो गया ट्रायल बैलेंस। उसके बाद है वित्तीय विवरण तैयार करना। अब हम बनाएंगे अपने वित्तीय विवरण। वित्तीय विवरणों में क्या, लाभ हानि खाता, ठीक है, बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट, स्थिति विवरण, लाभ हानि खाता, ट्रेडिंग अकाउंट, ये सब कुछ हम बनाएंगे। इससे क्या पता चलेगा हमें उस फर्म का लाभ या हानि और उस फर्म की क्या पोजीशन है, उसके पास कितनी संपत्तियां हैं, उसके कितने दायित्व हैं। तो हमें एंड में हमारे फर्म का एक्चुअल पोजीशन पता चल जाएगी हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। तो ये थी हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस कि कोई भी एक लेन देन वो कहाँ से शुरू होके और कहाँ तक कैसे जाता है। तो ये था हमारा प्रोसेस का टॉपिक। नेक्स्ट हमारा लेखांकन के आधार, कि हम जो लिखेंगे, ठीक है, हम जो घटनाओं को रिकॉर्ड करेंगे उसका क्या आधार है, हम उन घटनाओं को किस बेस पर रिकॉर्ड करेंगे। तो लेखांकन के आधार में मेन रूप से दो आधार हैं, लेखांकन का नकदी आधार, लेखांकन का उपार्जन आधार, ठीक है। एक तीसरा अभी निकल के आया मिश्रित आधार भी। तो मेन आपके ये दो ही आधार हैं। देखिए लेखांकन का नकदी आधार या इसको बोलते हैं रोकड़ आधार भी, ठीक है। इसमें क्या आता है, जैसे नाम से ये नकदी, इसमें हम क्या करेंगे, हम किसी भी घटना को तभी मान्यता देंगे, तभी हम उसको रिकॉर्ड में रखेंगे जब वो नगद में हुई है। यानी कि या तो हमें नगद में पैसे मिले हैं या हमने नगद में उनको पे किया है। वो नहीं है कि हाँ 31 मार्च हो गया और हमें इस महीने का किराया देना है, हमने मान लिया कि हमने दे दिया, नहीं, जब तक हम दे नहीं देंगे तब तक हम रिकॉर्ड में नहीं रखेंगे। यानी कि जब तक कोई घटना के लिए पैसा हमें मिला नहीं है या कोई भुगतान हमने वास्तव में किया नहीं है तब तक हम उसको रिकॉर्ड में नहीं रखेंगे, उसका लेखांकन नहीं करेंगे। तो नकदी के लिए जरूरी है कि नगद प्राप्ति हो या नगद भुगतान हो, तभी इसका लेखा किया जाएगा। तो ये ज्यादातर किस में सहायक होती है, ये ज्यादातर होता है पैसे वाले कार्यों में ज्यादा यूज की जाती है, जैसे डॉक्टर या वकील है,
ये क्या होते हैं, इनका इतना उधार में काम नहीं होता, ठीक है, उधार में इतने लेन देन इनके नहीं होते, ज्यादातर लेन देन नगद में होते हैं। इसलिए जब इनको एक्चुअल में इनकी फीस मिल जाती है तभी ये अपनी जो है आय मानेंगे, और जब ये एक्चुअल में भुगतान करते हैं किसी चीज का तभी ये मानेंगे कि हाँ हमारा इतना पैसा खर्च हो गया। तो नकदी के आधार का यही है कि नगद में भुगतान करना है, नगद में प्राप्ति। इसके लाभ क्या है इस लेखांकन के, एक तो ये सरल है क्योंकि इजी है, जब हमें पैसा मिलेगा तब हम लिख देंगे, जब हमने पे किया तब लिख देंगे, बाकी का कोई चक्कर नहीं है उधार का। नेक्स्ट है व्यक्तिगत निर्णयों से अप्रभावित। यहाँ पे ये नहीं होता कि व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित होगा कि चलो कोई बात ना, अभी पैसा नहीं आया हम मान के चल लेते हैं कि आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे लेखा तभी किया जाएगा जब एक्चुअल में हमें वो पैसा मिलेगा। इसलिए व्यक्ति के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता कि वो जो चाहेगा वैसे कर लेगा, नहीं, तो व्यक्तियों के खुद के निर्णयों से ये अप्रभावित होता है। नगद लेन देन वाली संस्थाओं में ये ज्यादा उपयोगी होता है, यानी कि वो संस्थाएं जहाँ पे ज्यादातर लेन देन नगद में होते हैं वहां पर ये जो है आधार बेस्ट होता है, इसी आधार पर हमें लेखांकन करना चाहिए। नेक्स्ट है इसकी हानियां, कि इसकी भी कुछ एक हानियां हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड, एडवांस इनकम को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने माना कि नगद में जब होगा तभी हम रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो आउटस्टैंडिंग है, जो अदद खर्चे हैं या जो हमने टाइम से पहले ही पे कर दिए हैं और जो इनकम हमें पहले ही मिल गई है, जैसे किसी ने हमें एडवांस में किराया दे दिया है या हमने किसी को एडवांस में उसकी सैलरी दे दी है, या कोई खर्चा जो इस महीने हमने पे कर देना चाहिए था लेकिन हमने नहीं किया, तो ये सारी चीजें देखिए कहीं ना कहीं इसी महीने में घटित हुई है कि हमें इसी महीने में अगले महीने का किराया मिल गया, हमने इसी महीने का अपना जो किराया है वो पे नहीं किया, हमने इसी महीने में किसी की सैलरी एडवांस में दे दी, नेक्स्ट मंथ की भी इसी महीने में हमने उसको एडवांस में दे दी। तो यहाँ पे नकदी के आधार में हम इन चीजों को नहीं लेंगे क्योंकि ये नगद में और उसी जो है टाइम से रिलेटेड नहीं है, तो इन चीजों को हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। लेकिन एक्चुअल में अगर हमें रियल बैलेंस, वास्तविक अगर हमने अपनी पोजीशन को जांचना है तो हमें अदत्त, पूर्वदत्त यानी कि प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग चीजों को भी लेके चलना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हम उनको छोड़ देते हैं, इसलिए ये इसकी एक हानि है। नेक्स्ट है मिलान सिद्धांत का पालन नहीं होता। मिलान सिद्धांत जैसा हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, इसमें क्या होता है कि जो खर्चा हमने इस अवधि में किया है अगर उस खर्चे से हमें आने वाले 4-5 सालों तक फायदा होने वाला है तो हम उस खर्चे को 4-5 सालों में बांटेंगे। जैसे हमने कोई जमीन मान लीजिए 2 लाख रुपए की खरीदी थी, तो हम इस आधार पे तो क्या करेंगे, सारा का सारा वो 2 लाख रुपए इसी महीने का खर्च दिखाएंगे। लेकिन मिलान की अवधारणा क्या कहती है कि अगर ये 2 लाख की जमीन को हम 10 सालों तक यूज कर रहे हैं तो हर साल हम क्या दिखाएंगे, हम हर साल 20-20 हजार रुपए का खर्चा दिखाएंगे, यानी कि लाभ से हर साल 20-20 हजार रुपए इसके काटेंगे क्योंकि हम आने वाले 10 सालों तक इस जमीन का फायदा उठाएंगे। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट हेरा फेरी की संभावना। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति हेरा फेरी करके अपने रिजल्ट को कुछ अलग दिखा देता है। जैसे मान लीजिए किसी को यहाँ पे जो है उसने अपना रिजल्ट दिखाना है 31 मार्च को और उसको 31 मार्च को किसी को पेमेंट करनी है 1 लाख रुपए की, ठीक है, 1 लाख रुपए की उसको पेमेंट करनी है। नकदी के आधार पर अगर वो दिखा रहा अपने लेन देन, तो जब वो 1 लाख की पेमेंट कर देगा तभी वो दिखाएगा कि हमने पेमेंट कर दी। तो जैसे 1 लाख की पेमेंट करेगा उसके लाभ कम हो जाएंगे। संस्था के अगर लाभ 2 लाख थे, ठीक है, और वो 1 लाख पे कर देता है तो लाभ कितने बच गए, 1 लाख। तो अगर उसको कुछ गड़बड़ करनी है, अपने लाभों को थोड़ा ज्यादा दिखाना है, तो वो इस पेमेंट को 1 दिन के लिए रोक देगा, 31 को पे ही नहीं करेगा। तो 31 को पे नहीं करे तो हमने दिखाई नहीं, इसलिए यहाँ पे गड़बड़ जो है, थोड़ा दिखावा, गड़बड़ या थोड़ा सा छेड़खानी होने की जो है ज्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है कंपनी एक्ट 2013 के द्वारा इसको मान्यता नहीं है, यानी कि जो कंपनी एक्ट है वो इसको मान्यता नहीं देता। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम अपने लेखे नहीं तैयार करेंगे, इसको कोई मान्यता नहीं है। ठीक है,
निजी व्यक्ति अपने निजी तौर पे तो इसका लेखा कर सकते हैं, लेकिन कंपनी एक्ट के द्वारा कंपनियों को अपने जो विवरण तैयार करने पड़ते हैं वहां पे वो इसके हिसाब से अपने रिकॉर्ड तैयार नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लेखांकन का उपार्जन आधार। जैसे हमने कल भी किया था, ये क्या है कि जब हमारी इनकम हम कमा लेते हैं तभी हम उसको अपनी इनकम मान लेंगे। जरूरी नहीं कि वो हमने मिली भी हो। जैसे हमने किसी को अपना मकान 1 महीने के लिए किराए पे दे रखा था और आज उसको 1 महीना कंप्लीट हो गया, तो इसका मतलब आज हमने वो इनकम कमा ली है। जरूरी नहीं है कि वो मकान मालिक हमें आज ही पैसे दे जाए, लेकिन हमने कमा ली, यानी कि वो इंसान अब जिम्मेदार हो गया कि हमें अपना किराया देगा। तो जब हमें आय का लेखा अर्जित होते ही और व्यय का लेखा व्यय होते ही किया जाता है, यानी कि जैसे ही हमारी आय हम कमा लेते हैं और जैसे आय को हमने कमा लिया वैसे ही हमने लिख दिया, ठीक है, मान लिया कि हमारी इनकम है। वैसे ही हम अपने खर्चों को भी, जैसे ही हमारे खर्चे ड्यू हो गए वैसे ही हम उनको खर्चे मान लेते हैं और उनको हम इस महीने के खर्चों के रूप में दिखाएंगे। जैसे हमने किसी को कुछ मतलब 1 महीने के लिए हमने किसी की वस्तु रेंट पे ले रखी थी और आज जो है 1 महीना कंप्लीट हो गया, तो जैसे ही 1 महीना कंप्लीट हो गया हमारा दायित्व बन गया कि हम उस खर्चे को पेमेंट करें, ठीक है, वो ड्यू हो गई आज की डेट में। ये अलग बात है कि हमने वो पैसा आज नहीं दिया, हम अगले महीने देंगे, लेकिन वास्तव में वो जो पैसा देना था वो इसी महीने का था, ठीक है। तो जैसे ही हम कोई इनकम कमा लेते हैं और जैसे ही हमारा कोई खर्चा ड्यू हो जाता है वैसे ही हम उसका रिकॉर्ड कर देंगे। जरूरी नहीं कि वो इनकम हमें हाथ में मिले या वो खर्चा हम वास्तव में पे भी करें, उसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन रिकॉर्ड उसका उसी महीने में लिखा जाएगा। इसके क्या लाभ है? लाभ है इसकी सही स्थिति, यानी कि इस तरह के लेन देनों को लिखने से हमें अपने फर्म की एक्चुअल पोजीशन पता चल जाती है। क्योंकि देखिए ये सारे खर्चे इसी महीने के थे और ये चाहे मिलो ना मिलो ये पैसे, या हमने भुगतान किए ना किए वो अलग बात है, लेकिन थे इसी महीने के। तो रोकड़ के आधार, पिछले वाले आधार में तो हम उनको मेंशन ही नहीं करते जब तक हमें पैसे मिल नहीं जाते या जब तक हम उनको दे नहीं देते, लेकिन इस आधार में क्योंकि वो इसी महीने के थे तो हम मान के चलेंगे, तो हमें हमारा रिजल्ट एक्चुअल निकल के आएगा, क्योंकि वास्तव में जो चीज इस महीने से जुड़ी थी हमने इसी महीने में लिखी है, तो हमें एक्चुअल में सही पोजीशन पता चलती है। नेक्स्ट है मिलान के सिद्धांत का पालन, कि इसमें जो है अभी ये समझा के आए ना सिद्धांत, तो उस सिद्धांत का यहाँ पे पालन होता है। जो खर्चा जिस अवधि से जुड़ा है उसी अवधि में दिखाया जाता है। कंपनी एक्ट के द्वारा इसको मान्यता प्राप्त है। जैसे इसको कोई मान्यता नहीं थी, लेकिन कंपनी एक्ट इसको मान्यता देती है कि अपने रिकॉर्ड इस हिसाब से तैयार कीजिए। नेक्स्ट है हानि। इसकी हानि क्या है कि ये सरल नहीं है, क्योंकि ये इजी नहीं है। इजी तो नहीं है, हमें मतलब जो एडवांस में मिल गए उसका भी रिकॉर्ड लेके चलना है, जो हमें दे देने चाहिए थे खर्चे उनको नहीं दिया उसको भी लेके चलना है, यानी कि थोड़ा सा हमारा कार्य बढ़ जाता है, तो यह इतना इजी नहीं है। नेक्स्ट है अनुमानों का प्रयोग। इसमें कई बार हम कुछ अनुमान भी हमें लगाने पड़ते हैं। जैसे कि जमीन ही खरीदी थी हमने, तो हमने इसका एक अनुमान ही लगाया था ना कि भाई लगभग हम 10 साल तक इसका यूज करेंगे, तो ये फिक्स तो नहीं है ना कि 10 मतलब 10 ही हो सकता है, 9 साल ही यूज कर पाए, हो सकता है 2 साल और चला ले। तो यहाँ पे कई बार कुछ हमें अनुमान लगाने पड़ते हैं और कार्य को उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो हर एक व्यक्ति का अनुमान अलग होगा, ठीक है, कोई भी किसी भी वस्तु का अनुमान अलग लगा सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर हर एक व्यक्ति के हिसाब से रिजल्ट भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये इसकी एक कमी है। तो ये थे हमारे 2 आधार, ठीक है। हमारा मिश्रित आधार। मिश्रित देखे नाम से या मिक्स, यानी कि इसमें रोकड़, नकदी और उपार्जन दोनों का मिक्स किया जाता है। दोनों का मिक्स कैसे, मतलब इसमें क्या होते है, आय को तो हम नकदी के आधार पर लिखेंगे, यानी कि इनकम तो हम तब मानेंगे जब हमारे हाथ में पैसे आए हैं, और खर्चों को हम तभी लिख देंगे जब वो क्या हो गए हैं, उपार्जन के आधार पर लिखेंगे, यानी कि उपार्जन के आधार पर मतलब वो ड्यू हो गए हैं। जैसे मान लीजिए हमने मार्च का रिकॉर्ड तैयार करना है, तो मार्च में हमारे पास रेंट से इनकम आनी है 5000, ठीक है, हमें कमीशन मिलना है 2000 रुपए, तो हमने लिख दिया।
और हमने एक और हमारा जो है कहीं से सैलरी मिलनी है 3,000, लेकिन ये सैलरी अभी मिली नहीं हमें, ठीक है। तो क्योंकि सैलरी हमारी क्या है, इनकम, ठीक है। और यहाँ पे मिक्स में हम इनकम को कब लेके चलते हैं, इनकम को हम मानते हैं नकदी के आधार पर। तो यहाँ पे सैलरी 3,000 की हमें मिली तो है ही नहीं, हमें नकदी नहीं मिली, तो हम इसको नहीं दिखाएंगे। लेकिन खर्चों को हम किस पे लेके जाते हैं, उपार्जन के आधार पर, यानी कि जैसे ही उनकी डेट आ जाती है पे होने की, हम उसको खर्चा मानेंगे। जैसे हमने मान लीजिए किसी को क्या देना था, हमने किसी को मजदूरी देनी थी, वेजेस, हमने किसी को क्या देना था, रेंट देना था, ठीक है, हमने किसी को कुछ कमीशन देना था। तो ये वेजेस हमने दे दी 200 रुपए, रेंट का दे दिया हमने 1,000 रुपए, कमीशन के अभी हमने नहीं दिए, लेकिन कितने देने हैं इस महीने के, हमने कमीशन के 2,000 रुपए देने, लेकिन हम नहीं दे पाए, लेकिन हम उपार्जन आधार मान के चल रहे हैं। इसका मतलब ये इसी महीने के पैसे हैं 2,000 जो दे देने चाहिए थे, तो हम इसको मान के चलेंगे 2,000 इस महीने का खर्चा। तो मिश्रित आधार में क्या हो गया, इनकम को तो तब लिखेंगे जब हमें एक्चुअल में मिली है, और खर्चों को हम तब भी लिख देंगे जब वो ड्यू हो गए हैं। तो यहाँ पे कमीशन को लिखेंगे, इनकम हमने छोड़ दी। तो ये है मिश्रित आधार। ये ज्यादातर किनके द्वारा अपनाई जाती है, पेशेवर लोगों के द्वारा, जैसे डॉक्टर है, वकील है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके द्वारा। इससे उनको क्या फायदा होगा, इससे उनकी इनकम कम निकल के आएगी, और जब इनकम कम दिखेगी तो उनको टैक्स भी कम देना पड़ेगा। अब देखिए अगर वो यहाँ पे ये सैलरी दिखा देता 5,000 रुपए, तो उसकी इनकम ज्यादा हो जाती, ठीक है, और उसके खर्चे तो इतने ही रहते। अगर वो इसको यहाँ से ये काट देगा तो उसकी इनकम कम हो गई और खर्चे उतने ही है, तो एंड में जो बैलेंस बचेगा, जैसे 100 रुपए की अगर उसकी इनकम थी, 80 के खर्चे, 20 का ही बैलेंस बचा। अगर वो इनकम यहाँ पे जो है 90 रुपए दिखाएगा, तो बैलेंस कितना बचा, 10 का। तो अब उसको ब्याज जो टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वो 10 रुपए पे देना पड़ेगा। तो अपने टैक्स को बचाने के लिए ज्यादातर ये मेथड पेशेवर व्यक्ति अपनाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक फिनिश।